हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। म्यूजिक के वन लाइनर सीरीज के वीडियो नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज हम लोग 13 नंबर वीडियो करेंगे, इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे और नेक्स्ट आप लोगों का 4 वीडियो और आएगा इस वन लाइनर सीरीज़ का। उसके बाद ये वन लाइनर सीरीज आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो पहले वाला नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है प्राचीन काल में स्वर तालबद्ध शब्दों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में स्वर तालबद्ध शब्दों को अक्षिप्तिका कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? अक्षिप्तिका कहा जाता था। कौन अक्षिप्तिका के अंतर्गत नहीं आएगा? तो स्वस्थान का नियम का आलाप जो है ये अक्षिप्तिका के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गीत के विभागों और उपविभागों के अंतिम स्वरों को क्या कहा जाता था। तो अपन्यास कहा जाता था। पूछ रहा है प्राचीन काल में गीत के विभागों और उपविभागों के अंतिम स्वरों को क्या कहा जाता था। तो अपन्यास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्वर पर गीत के प्रथम खंड के विभिन्न उपखंड समाप्त होते थे तो वो क्या कहलाते थे। तो वह संन्यास कहलाते थे, ठीक है। जिस स्वर पर गीत के प्रथम खंड के विभिन्न उपखंड समाप्त होते थे संन्यास कहलाते थे। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन काल में गीत अथवा स्वर समुदाय। इसमें पूछ रहा है प्राचीन काल में गीत अथवा स्वर समुदाय के विभिन्न खंडों को क्या कहते थे। तो विदारी कहते थे, ठीक है। प्राचीन काल में गीत अथवा स्वर समुदाय के विभिन्न खंडों को विदारी कहते थे। ध्रुपद की मुख्य कितनी शैलियाँ थी। तो यहाँ 4 होना चाहिए, 5 शैली दिया है। ध्रुपद की 4 शैलियाँ थी, ठीक है। तो 4 शैलियाँ हो जाएगी, यहाँ पे आपका आंसर 4 हो जाएगा। फिर ध्रुपद की शैलियों को क्या कहा जाता था। तो गीति या बानी कहा जाता था ध्रुपद के शैलियों को, ठीक है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति कला में साधारण तथा संगीत के शास्त्र में निपुण होता था तथा जिसे संगीत शास्त्र का विशेष ज्ञान हो वो क्या कहलाते थे। तो वो पंडित कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौक वर्णम के कितने खंड होते थे। तो चौक वर्णम के कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं चौक वर्णम के। फिर चौक वर्णम में कौन सा रस प्रधान होता है। तो श्रृंगार रस और भक्ति रस प्रधान होता है चौक वर्णम में। फिर चौक वर्णम का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के साथ किया जाता है चौक वर्णम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक वर्णम में तराने जैसे बोलों को क्या कहते हैं। तो चौक वर्णम में तराने जैसे बोलों को चोलू केट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलू केट्टू। नेक्स्ट है पद वर्णम में कितने भाग होते हैं। तो पद वर्णम में भी 3 भाग होते हैं। जैसे चौक वर्णम में 3 भाग होते हैं वैसे ही पद वर्णम में भी 3 भाग होते हैं। तान वर्णम को किस लय में गाया जाता है। तो मध्य लय में गाया जाता है। तान वर्णम को मध्य लय में गाया जाता है। फिर है ध्वरु वर्णम में कितने अंग होते हैं। तो 6 अंग होते हैं। ध्वरु वर्णम में 6 अंग होते हैं। फिर है ध्वरु वर्णम में कितने खंड होते हैं। तो 3 खंड होते हैं ध्वरु वर्णम में। फिर है पदम किस भाषा में मिलते हैं। तो तमिल, तेलुगु और कन्नड़। मेनली साउथ का साइड होता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जहाँ भाषा बोली जाती है वहाँ पे पदम देखा जाता है, ठीक है। तो पदम किस भाषा में मिलते हैं। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का जावली को किस लय में गाया जाता है। तो जावली को ध्रुत लय में गाया जाता है, ठीक है। ध्रुत लय हो जाएगा जावली। फिर है बिंदु में कौन सा रस प्रधान होता है। तो श्रृंगार रस प्रधान होता है। बिंदु में श्रृंगार रस प्रधान होता है। बिंदु को गाया जाता है ध्रुत लय में और मध्य लय में, ठीक है। बिंदु को ध्रुत लय में भी गाया जाता है और मध्य लय में भी गाया जाता है और इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है। स्वर जाति कैसी रचना है। तो स्वर जाति जो है ये राग तालबद्ध रचना है स्वर जाति, ठीक है। स्वर जाति के कितने खंड होते हैं। तो स्वर जाति के भी 3 खंड होते हैं, ठीक है। स्वर जाति के 3 खंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का स्वर जाति के 3 खंड के बाद है
जाति स्वर, जाति स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर पल्लवी के नाम से जाना जाता है जाति स्वर को। फिर दक्षिणात्य प्रबंध के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। दक्षिणात्य प्रबंध के 4 प्रकार होते हैं। फिर तिल्लाना के कितने भाग होते हैं? तिल्लाना के 3 भाग होते हैं। फिर है आदिकाल से आज तक के संसार की संपूर्ण स्वरलिपि पद्धतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आदिकाल से आज तक के संसार की संपूर्ण स्वरलिपि पद्धति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। फिर है सोल्फा शब्द का अर्थ पूछ रहा है। सोल्फा शब्द का अर्थ होता है प और म, ठीक है, प म हो जाएगा। फिर है उत्तर भारतीय स्वर पद्धति किस श्रेणी में आती है? तो ये सोल्फा श्रेणी में आती है, ठीक है। उत्तर भारतीय स्वर पद्धति किस श्रेणी में आती है? सोल्फा श्रेणी में। न्यूमस पद्धति का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था न्यूमस पद्धति का जन्म। नेक्स्ट है न्यूमस पद्धति में स्वरों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता था? तो गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। न्यूमस पद्धति में स्वर के स्थान पर गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें तो इसमें पूछा गया है न्यूमस पद्धति में एक मात्रा में 2 स्वरों को लिखने के लिए क्या किया जाता था? तो किया जाता था आपको अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगा दिया जाता था, ठीक है। न्यूमस पद्धति में एक मात्रा में 2 स्वरों को लिखने के लिए उस मात्रा पे जो है अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगा दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अर्धचंद्राकार का चिन्ह हो जाएगा, चंद्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है किस पद्धति का विकास स्टाफ पद्धति के रूप में हुआ? तो न्यूमस पद्धति का विकास जो है, न्यूमस पद्धति का विकास हुआ है स्टाफ पद्धति के रूप में। फिर है चीव पद्धति की रचना की है। तो चीव पद्धति की रचना कौन किए थे? तो ये एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जो कि चीव जिनका नाम था, वही किए थे आपको चीव पद्धति की रचना। चीव पद्धति की कल्पना किस वर्ष की गई? 18वीं सदी में की गई थी, 18वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा चीव पद्धति की कल्पना 18वीं सदी हो गया। फिर है ग्रेट स्टाफ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट स्टीव के नाम से भी जाना जाता है ग्रेट स्टाफ को, ठीक है। ध्रुपद के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो मानसिंह तोमर को जाता है ध्रुपद के प्रचार प्रसार का श्रेय। फिर है षडज ग्राम का रे किस श्रुति पर स्थापित है? तो रक्तिका पे स्थापित है षडज ग्राम का रे, ठीक है। मध्यम ग्राम की श्रुतियों का क्रम पूछ रहा है। तो 4-3-2 4-3 4-2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4-3-2 4-3 4-2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको क्षेत्र काकू। क्षेत्र काकू का संबंध है तो कंठ से हो जाएगा। क्षेत्र काकू का संबंध किससे? कंठ से है। फिर है महर्षि भरत के विकृत स्वरों के नाम क्या हैं? तो महर्षि भरत के 2 विकृत स्वर हैं। पहला है अंतर्गंधार और काकली निषाद, ठीक है। तो अंतर्गंधार और काकली निषाद हो जाएगा। फिर एक कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार का गंधार है? तो 3 प्रकार का गंधार बोला गया है कर्नाटक संगीत में। संगीत पारिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक किसके समान है? तो काफ़ी के समान है, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा? काफ़ी हो जाएगा। संगीत पारिजात में मिलने वाले शुद्ध सप्तक काफ़ी के समान है। फिर है ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्यशास्त्र में मिलता है। ध्रुवा गीत का उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेहट हो जाएगा, ठीक है। बेहट में हुआ था तानसेन का जन्म। तानसेन बेहट में जन्म हुआ था तानसेन का। फिर पूछ रहा है काकू के कितने प्रकार कहे गए हैं? तो काकू के 6 प्रकार हैं, ठीक है। 6 प्रकार के काकू कहे गए हैं। मारवा ठाठ के समान दक्षिण भारतीय मेल कौन सा है? तो गगन प्रिय है। मारवा ठाठ के समान दक्षिण में है गगन प्रिय। पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले ठाठ कितने हैं? तो 4 हैं, ठीक है। याद रखिएगा पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले ठाठ 4 हैं। संगीत बाल बोध किसकी रचना है? तो वीडी पलुस्कर की रचना है संगीत बाल बोध। फिर कौन सी गीत शैली पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है? तो ठुमरी शैली हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी गीत शैली पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है? तो ठुमरी शैली। ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को क्या कहते हैं? तो मींड कहते हैं। ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को क्या कहते हैं?
तो मींड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे तो सप्तक को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। सप्तक जो है इसको स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से असम्मिलित का चयन कीजिए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे वसंत बाकी सबसे भिन्न होगा, असम्मिलित मतलब होगा, तो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम उसको देख लेते हैं, इसको छोड़िए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, राग जय जयवंती प्रवेश करता है। तो ये खमा से काफ़ी ठाठ में प्रवेश करता है, राग जय जयवंती। फिर राग तत्व विबोध के लेखक कौन है। तो श्रीनिवास हैं। राग तत्व विबोध के लेखक श्रीनिवास हैं। राग विहाग की जाति है औडव संपूर्ण। राग विहाग की जाति कौन सी है। तो औडव संपूर्ण है। राग विहाग का वादी स्वर कौन सा है। गौ है। राग विहाग का वादी स्वर क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। राग विहाग का गायन समय पूछ रहा है। तो रात्रि का प्रथम प्रहर हो जाएगा। राग विहाग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। राग विहाग का ठाठ पूछ रहा है। तो बिलावल ठाठ का राग हो जाता है राग विहाग। रे ध स्वरों का प्रयोग राग विहाग में होता है, केवल अवरोह में कर्ण के रूप में होता है। ठीक है, कर्ण के रूप में होता है। नेक्स्ट है, राग विहाग में किस प्रकार का गायन नहीं होता है। तो ठुमरी गायन जो है राग विहाग में नहीं होता है। फिर है, राग विहाग के न्यास के स्वर हैं। तो सा ग पौनी, ये न्यास के स्वर राग विहाग का हो गया। फिर है, राग विहाग के संप्रकृति राग पूछा है। तो ये हो जाएगा आपको राग यमन कल्याण। राग विहाग का संप्रकृति राग है राग यमन कल्याण। राग विहाग तथा यमन कल्याण में मूल अंतर है म स्वर का। ठीक है, राग विहाग और यमन कल्याण में जो कि इसका संप्रकृति राग है, इसमें म स्वर का ही अंतर देखने को मिलता है। राग भैरवी में रे गौधव का प्रयोग होता है कोमल स्वर के रूप में। तो राग भैरवी में रे गौधव कोमल लगता है, आप लोग को पता ही होगा। तो राग भैरवी का यहाँ पे दे रहा है। तो राग भैरवी का वादी स्वर क्या है, म है। राग भैरवी की जाति क्या है, संपूर्ण संपूर्ण है। राग भैरवी का गायन समय क्या है, प्रातः काल है। राग भैरवी में किसका गायन संभव नहीं है। तो बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता है राग भैरवी में। राग भैरवी का संप्रकृति राग कौन है। तो विलासखानी तोरी हो जाता है, विलासखानी तोरी हो जाएगा। फिर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटकी गायन विधा गीतम के कितने अंग हैं। तो 2 अंग हैं गीतम के। निम्नलिखित में से कौन सी विधा हमारे ख्याल के समान है। तो वर्ण जो है ये ख्याल के समान है। गीत गोविंद की रचना काल 12वीं शताब्दी में किया गया था। गीत गोविंद का रचना और कौन किए थे, कमेंट कीजिए, गीत गोविंद का रचना कौन किए थे। फिर है, संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतर कितना माना गया है। तो संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतर 13 श्रुति का या फिर 9 श्रुति का माना गया है, 13 श्रुति और 9 श्रुति का। फिर है, अल्पत्व तथा बहुत्व के कितने प्रकार माने गए हैं। तो 4 प्रकार माने गए हैं, अल्पत्व तथा बहुत्व के 4 प्रकार। निबद्ध गान के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अलाप्ती गान जो है ये अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है आपको, पूर्व में रागों के स्वरों का विस्तार जिसमें रागों के सभी लक्षणों का पालन होता था क्या कहलाता था। तो रागालाप कहलाता था। ठीक है, पूर्व में रागों के स्वरों का विस्तार जिसमें रागों के लिए सभी लक्षण का पालन होता था रागालाप कहलाता था। रूपक आलाप के पश्चात गाया जाने वाला आलाप जिसमें आविर्भाव तथा तिरोभाव भी दिखाया जाता है तो वो आलाप्ती गान कहलाता है। ठीक है, रूपक आलाप को किसकी दूसरी सीढ़ी माना गया है। तो रूपक आलाप को रागालाप की दूसरी सीढ़ी माना गया है। फिर है, रागांग वर्गीकरण किसने दिया था। तो मोरेश्वर खरे दिए थे। रागांग वर्गीकरण लाने वाले कौन हैं। तो मोरेश्वर खरे हो जाएंगे। मोरेश्वर खरे ने रागों की संख्या कितनी मानी है। तो 30 रागांग माने हैं। तो रागांग की संख्या 30 माने हैं मोरेश्वर खरे। ठाट राग वर्गीकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया, पूछ रहा है। ठाट राग वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया। तो इसको भातखंडे जी किए थे। ठीक है, भातखंडे जी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का, फिर है षडज ग्राम में कितने स्वर हैं। क्वेश्चन है षडज ग्राम में कितने स्वर हैं। तो 7 स्वर हैं षडज ग्राम में। षडज ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है। तो ये 17वीं श्रुति पर है षडज ग्राम का पंचम।
और मध्यम ग्राम का पंचम किस श्रुति पे है, तो 16वीं श्रुति पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है एग्जाम्स में। तो षड्ज ग्राम का पंचम 17वीं श्रुति पे है और मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं श्रुति पे है। षड्ज व मध्यम ग्राम के पंचम के बीच की दूरी को क्या नाम दिया गया है, तो प्रमाण श्रुति इसको नाम दिया गया है। ठीक है, प्रमाण श्रुति। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। गंधार ग्राम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे, गंधार ग्राम को ही निषाद ग्राम कहा जाता है। क्रम अनुसार 7वीं श्रुति का नाम क्या है, तो रक्तिका है। ठीक है, 7वीं श्रुति कौन सी है, रक्तिका है। और 11वीं श्रुति कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया 11वीं श्रुति के बारे में, बताइए, तो प्रसारणी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 11वीं श्रुति प्रसारणी है। फिर यहाँ पर पूछा गया है 13वीं श्रुति का नाम क्या है, तो मार्जनी है। 13वीं श्रुति मार्जनी है। ग्राम स्वर समूह स्यात् मूर्छनादे समाश्रय, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ग्राम स्वर समूह स्यात् मूर्छनादे समाश्रय, यह श्लोक जो है, ये श्लोक है, ये आपको संगीत रत्नाकर से लिया गया है। संगीत रत्नाकर इसका आंसर हो जाएगा। फिर श्लोक दिया गया है एक और, इस श्लोक में कहा गया है क्रमयुक्ता स्वरा सप्तमूर्छनास्तु विसंगीता, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया, तो ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है। एक बार पढ़ लीजिए, ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है। फिर है मूर्छना व आरोह अवरोह में क्या अंतर है, तो मूर्छना ग्राम से उत्पन्न होती है और ये परिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद है षड्ज ग्राम। षड्ज ग्राम की गौ से शुरू होने वाली मूर्छना का नाम क्या है, तो अश्वक्रांता है। षड्ज ग्राम की गौ से शुरू होने वाली मूर्छना है अश्वक्रांता। फिर है षड्ज ग्राम की चौथी मूर्छना का नाम क्या है, शुद्ध षड्जा है। ठीक है, षड्ज ग्राम की चौथी मूर्छना शुद्ध षड्जा है। और षड्ज ग्राम की चौथी मूर्छना किस ठाट के समान है, तो असावरी ठाट के समान है। षड्ज ग्राम की दूसरी मूर्छना किस ठाट के समान है, तो ये आपको विलावल ठाट के समान है, विलावल ठाट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है षड्ज ग्राम की 7वीं मूर्छना किस ठाट के समान है, तो भैरवी ठाट के समान है। षड्ज ग्राम की 5वीं मूर्छना किस ठाट के समान है, तो खमास ठाट के समान है। षड्ज ग्राम की 6ठी मूर्छना किस ठाट के समान है, तो ये कल्याण ठाट के समान है। षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना किस ठाट के समान है, तो काफी ठाट के समान है। षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना हो जाएगा काफी ठाट। फिर है पाश्चात्य शैली में स्वर लिपियाँ प्रचलित रही है, 4 स्वर लिपि प्रचलित रही है पाश्चात्य शैली में। किस स्वर लिपि में शब्दों को रेखाओं के ऊपर नीचे लिखकर स्वरों को ऊंचा नीचा दिखाया जाता था, तो ये न्यूमस पद्धति में किया जाता था ऐसा। फिर है किस स्वरलिपि पद्धति में 2 स्वरों को एक मात्रा में लिखने के लिए उल्टी अर्धचंद्राकार रेखा का प्रयोग किया जाता था, तो ये न्यूमस पद्धति में ही होता था। किस स्वरलिपि पद्धति में स्वरों के नाम सा रे ग आदि रखे जाते थे, तो सोल्फा पद्धति हो जाएगा। इसका आंसर आपको सोल्फा पद्धति हो जाएगा। बोल रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कितनी रेखाओं के समूह को ग्रेट स्टेप कहा गया है, तो 11 रेखाओं का समूह होता है, आपको एक बीच में होता है और 5 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, इस टाइप से, तो 11 रहता है रेखा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ था, तो 18वीं सदी में किए थे जीव। ठीक है, वो पढ़े थे हम लोग। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, किस पद्धति में गणित के अंकों का सहारा लिया गया है, तो जीव कौन थे, गणितज्ञ ही थे, तो ये गणित के अंकों का सहारा लिए थे और जीव पद्धति का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है हम लोगों का स्टाफ पद्धति संबोधित रूप है, संशोधित रूप पूछ रहा है। स्टाफ पद्धति जो है ये संशोधित रूप है न्यूमस पद्धति का। फिर 11 रेखाओं के 2 विभाग करके कितने सप्तकों का निर्माण किया गया है, 2 सप्तकों का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से जी क्लेफ कहा जाता है, तो प्रथम ट्रेवल को 11 रेखाओं के ऊपरी हिस्से को, जैसे 11 रेखा थी ना हमारी, 11 रेखा थी, एक बीच में 1 2 3 4 5 और नीचे 1 2 3 4 5, तो यही बोल रहा है। तो ऊपरी जो थी, ऊपर के हिस्से को जी क्लेफ कहा गया है।
नेक्स्ट है हमारा जी क्लेफ तथा बास क्लेफ के बीच स्थित उभयनिष्ठ रेखा कहलाती है, तो क्लेफ सिग्नेचर कहलाती है। जो बड़ी रेखा खींचे थे वही क्लेफ सिग्नेचर कहलाती है। फिर है बास क्लेफ में स्वर दिखाए जाते हैं, तो मंद्र सप्तक के, अति मंद्र सप्तक के। ठीक है, मंद्र सप्तक और अति मंद्र सप्तक के बास क्लेफ में स्वर दिखाए जाते हैं। अधिक स्वरों की आवश्यकता पड़ने पर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, तो लेजर रेखाएं कहलाती है, याद रखिएगा। फिर ट्रेवल क्लेफ में सबसे नीचे कौन से स्वर के लिए रेखा खींची जाती है? तो मध्य सा के लिए। सबसे नीचे वाली रेखा मध्य सा के लिए होती है। फिर है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य सा के नीचे खींची गई रेखा होती है मंद्र ध की। ठीक है, मध्य सा के नीचे रेखा जो होती है वो मंद्र ध की होती है। ट्रेवल क्लेफ में सबसे ऊपर किस स्वर की रेखा खींची जाती है? तो ताड़ म की। ठीक है, तीव्र म, ताड़ म की। फिर है कौन सी रेखाओं को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है? तो लेजर लाइन की रेखाओं को। ठीक है, लेजर लाइन की रेखाओं को बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है। फिर किस स्वर को टोनिक स्वर कहा जाता है? तो सी को, जिसको डो कहते हैं, उसको टोनिक स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर सब डोमिनेंट स्वर कहा जाता है? तो ए और एफ को सब डोमिनेंट स्वर कहा जाता है। किस स्वर को ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है? ताड़ सा को ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। फिर है फ्लैट नोट कहा जाता है, तो कोमल स्वरों को फ्लैट नोट कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में या फिर पाश्चात्य शैली में फ्लैट नोट जो है ये आपको कोमल स्वरों को कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखें हैं तब पसंद जरूर आ रहा होगा सेशन, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पाश्चात्य शैली में आधुनिक समय में दो निकटतम स्वरों के बीच अंतर होता है, तो एक सेमीटोन का अंतर होता है। ठीक है, पाश्चात्य शैली में आधुनिक समय में जो दो निकटतम स्वरों के बीच में एक सेमीटोन का अंतर देखा गया है। फिर है, और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट में प्लेलिस्ट लगा रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा। ग से रे स्वर पर जाने के लिए 2 फ्लैट लगाना होता है। ठीक है, ग से रे जाएंगे स्वर पे तो 2 फ्लैट चिन्ह लगाएंगे। की सिग्नेचर का प्रयोग होता है स्वर को स्थिर करने के लिए ऐसे चिन्ह के रूप में जो स्वरों का विकृत रूप दर्शाते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है की सिग्नेचर का प्रयोग कहाँ होता है? स्वर को स्थिर करने के लिए होता है, और जो चिन्ह के ऊपर में जो स्वर का विकृत रूप दर्शाते हैं ऐसे चिन्ह के ऊपर होता है। नेक्स्ट है वृंदावन के समय अतिरिक्त स्वरों की आवश्यकता पड़ने पर खींची जाने वाली लघु रेखा जो अतिरिक्त स्वर को दर्शाने का काम करती है क्या कहलाती है? तो ये लेजर लाइन कहलाती है। ठीक है, लेजर लाइन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पाश्चात्य संगीत में विभाग दर्शाने के लिए खींची गई सीधी रेखा, तो ये बार लाइन होती है, सीधी रेखा। नेक्स्ट है हमारा पाश्चात्य संगीत से काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर है किसी रचना के विशेष भाग को समाप्ति के लिए खींची जाने वाली लाइनें क्या कहलाती है? तो डबल बार कहलाती हैं। किसी रचना के विशेष भाग की समाप्ति के लिए खींची जाने वाली लाइन डबल बार कहलाती है। डबल बार के बीच अवस्थित विशेष स्वर संगतियाँ अथवा किसी भी गीत का विशेष भाग क्या कहलाता है? तो मेजर कहलाता है। किसी रचना की समाप्ति के लिए क्या किया जाता है? तो अंत की 2 रेखाओं के ऊपर समय लिखा जाता है, समय लिखा जाता है। फिर है किसी रचना के विशेष भाग को दोहराने के लिए क्या किया जाता है? तो विभाग के शुरू में 2 लाइनें बनाकर 2 बिंदु डाल दिए जाते हैं, या फिर विभाग के अंत में 2 लाइन बनाकर 2 बिंदु डाल दिए जाते हैं। ठीक है, फिर है जब दो स्वरों को मींड की भांति बजाया जाता है तो क्या कहलाते हैं? तो स्लर कहलाते हैं। ठीक है, स्लर हो जाएगा। यदि विभाग की रेखा 2, 3 या अधिक मात्रा के समान स्वरों के बीच आ जाती है तो क्या कहलाती है? तो टाई कहलाती है। यदि विभाग की रेखा 2, 3 या अधिक मात्रा के समान स्वरों के बीच आ जाती है तो टाई कहलाती है। हिंदुस्तानी सम के समान बल देने के लिए स्वर के ऊपर लिखा जाता है, तो SF या FZ लिखा जाता है, SF या फिर FZ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
स्वर का सेक करना क्या कहलाता है? तो TR लिखने पर स्वर का सेक हो जाता है। ठीक है, स्वर रचना की समाप्ति के लिए अंत में फाइन लिखा जाता है। फिर ये पाश्चात्य संगीत में न्यास को क्या कहते हैं? तो पाउज कहते हैं, पाउज। ठीक है, पाउज कहते हैं पाश्चात्य संगीत में न्यास को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर में अवस्थित मात्राओं को क्या कहते हैं? तो बीट्स कहते हैं, बीट्स हो जाएगा। पाश्चात्य शैली में एपोजियाटा किसे कहते हैं? तो कण को कहते हैं, कण को एपोजियारुटा कहते हैं, एपोजियारुटा। ठीक है, नेक्स्ट है पाश्चात्य शैली में एशिया केचर किसे कहा जाता है? यहाँ ये भी कण ही दिया है, तो देख लीजिएगा ये दोनों वर्ड दोनों में कण ही दिया है, कण को ही कहते हैं ऐसा दिया है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, तो एक बार देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी स्वर में टर्न का चिन्ह लगाया जाता है तो उसके पश्चात खटका बजाया जाता है। वैसे इसके बाद एक और बुक हम लोग करने वाले हैं, उसमें काफ़ी थ्योरी है, तो आप लोग काफ़ी हेल्प होगा, तो हर टॉपिक उसमें से आपको क्लियर होने वाला है। और प्रैक्टिस सेट भी है, तो जैसा आप लोग कहिएगा प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। BPSC TRE 4 से पहले आपको जितना भी केयर कराया जाएगा इस चैनल पे, आपको एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चन पेपर के साथ आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि मेरी वीडियो से, हर वीडियो से क्वेश्चन कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो करवा रहे हैं, वन लाइनर सीरीज हो गया या प्रैक्टिस सेट हो गया, या जो भी बुक से करवा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लग रहा है वही करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्ज़ाम तक बने रहिए, सिलेक्शन तक बने रहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। पाश्चात्य शैली में इन्वर्टेड टर्न का चिन्ह लगने पर किया जाता है, तो खटका किया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड टर्न लगाने पे। फिर है पाश्चात्य संगीत शैली में मॉर्डेंट कहते हैं, 3 स्वरों की मुड़कियों को मॉर्डेंट कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में मॉर्डेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉर्डेंट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के मॉर्डेंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय शैली की 8 मात्राओं को दिखाने के लिए पाश्चात्य शैली में किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो 8 मात्राओं को दिखाने के लिए ब्रीव हो जाएगा, ब्रीव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो यहाँ प्लेलिस्ट लगा दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, और 4 वीडियो और आएगा इस वन लाइनर सीरीज़ का। फिर हम लोग नेक्स्ट बुक करेंगे, नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।